प्रदेश के बागपत से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां गांगनौली गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना इब्राहिम की पत्नी और उनकी 2 नन्ही बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना जितनी परेशान करने वाली है, उतना ही हैरान करने वाला है इसका खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग छात्रों के शामिल होने का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले मस्जिद के सीसीटीवी बंद किए गए थे और पूछताछ में दोनों बच्चों ने आरोप कबूल भी कर लिया है। मौलाना इब्राहिम बरसों से बच्चों को कुरान की तालीम देते आ रहे थे। उन्हीं में से एक था रेहान। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रेहान का मन पढ़ाई से हटने लगा। मुफ्ती उसे बार बार समझाते, कभी डांटते, कभी थप्पड़ भी मार देते। उनकी पत्नी इसराना भी उसे अनुशासन में रखने की कोशिश करती। शायद उन्हें नहीं पता था कि ये सख्ती एक दिन जानलेवा बन जाएगी। रेहान के अंदर धीरे धीरे गुस्सा और नफरत पलने लगी। कुछ दिनों पहले उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर साजिश रची, उन लोगों को सजा देने के लिए जो उसे बार बार डांटते पीटते थे। 10 अक्टूबर की रात जब मौलाना अफगानी मंत्री मुत्ताकी से मिलने देवबंद गए हुए थे, तब रेहान मस्जिद में चोरी छिपे घुसा। सबसे पहले वो सीसीटीवी के डीवीआर रूम में पहुंचा और फुटेज डिलीट कर दी। इसके बाद वो उस कमरे में गया जहां इब्राहिम की पत्नी सो रही थी। हाथ में हथौड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ वार किए और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। इतने में मौलाना की 5 साल की बेटी जाग गई। उसने सब देख लिया। वो चीखते हुए भागने लगी, लेकिन रेहान ने उसे भी मौत के हवाले कर दिया। और फिर उसने सबसे छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 3 जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। फिलहाल दोनों नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे आसपास हमें परेशान कर रहे हैं, जिन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रियंवदा जी। लेकिन मैं उनसे बात करूं इससे पहले मैं आपको कुछ पुराने और मामले बता देती हूं। पिछले महीने 21 सितंबर को दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक नाबालिग ने अपने पड़ोसी से रंजिश निकालने के लिए उसके 4 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर पर किराए पर रहते हैं। कुछ दिनों पहले मकान मालिक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसका आरोप बच्चे के माता पिता ने नाबालिग पर लगाया था। अपमान का बदला लेने के लिए नाबालिग ने मासूम को अगवा कर 30 फीट की ऊंचाई से नीचे धक्का दिया और फिर उसके सर पर पत्थर से हमला कर दिया। 10 अगस्त 2025 को ओडिशा के बोलांगीर जिले में एक नाबालिग लड़के को अपने छोटे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि बड़ा भाई छोटे भाई को पसंद नहीं करता था, जिसे लेकर परिवार में विवाद होते रहते थे। बड़े भाई को लगता था कि छोटे भाई के जन्म के बाद उसके लिए माता पिता का प्यार कम हो गया है। घटना के दिन दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में बड़े भाई ने चाकू से छोटे भाई की हत्या कर दी। पिछले साल 11 दिसंबर 2024 को लखनऊ पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, वो भी अपनी मां की हत्या के आरोप में। बात इतनी सी थी कि स्कूल जाने को लेकर मां और बेटे के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि बेटे ने गुस्से में आकर अपनी मां का सर दीवार पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी के पिता चेन्नई में साइंटिस्ट हैं और उसकी बहन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। इससे पहले 10 दिसंबर 2017 को ग्रेटर नोएडा में 16 साल के एक लड़के को अपनी मां की डांट से इतना गुस्सा आया कि उसने पिज्जा कटर से 2 मर्डर कर दिए। पहला मर्डर मां का किया और दूसरा अपनी 11 साल की बहन का। ये लिस्ट लंबी है। दिल्ली पुलिस की एक स्टडी में पता चला है कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 259 मामले नाबालिगों के अपराध के थे, जिनमें हत्या की कोशिश, बलात्कार, लूटपाट और वसूली, ये सारे मामले शामिल थे। तो हमारे माइनर्स, जो बच्चे हैं, जुवेनाइल जिनको कहते हैं, नाबालिग, इतना गुस्सा कहां से आ रहा है जो उन्हें ये सब काम करने के लिए मजबूर कर रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रियंवदा श्रीवास्तव। प्रियंवदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अनकही में। ये जो खबरों की आप लिस्ट देख रही हैं, और ये बागपत वाला तो सबसे रीसेंट है, लेकिन ये खबरें आजकल बहुत जल्दी आ रही हैं कि नाबालिग ने हत्या जैसा अपराध कर दिया। आप एज अ काउंसलर, आप बच्चों के साथ बहुत काम भी करती हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या हो रहा है ये? ऋचा जी, कोई एक रीज़न या कोई एक फैक्टर नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें टीन अग्रेशन जिसकी बात हो रही है, जिस एज ग्रुप में ये क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले तो उनका बायोलॉजिकल फैक्टर, अगर उसे मैं समझाऊं तो सिंपल भाषा में दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे एक होता है अमिगडाला,
वो डेवलप हो जाता है जो हमारा इमोशनल सेंटर होता है, जहाँ इमोशंस प्रोसेस होते हैं, पता चलता है कि आप दुखी हो, आप डरे हुए हो। और दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो 25 साल की उम्र तक पूरा डेवलप होता है। जब आपके इमोशनल सेंटर में इमोशंस प्रोसेस हो रहे हैं, सब चीज़ जल्दी जल्दी हो रहा है और ये जजमेंट प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो डिसीजन मेकिंग बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, सब जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस उम्र में, वो भी अग्रेशन का एक कारण होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी तलाश कर रहे हैं उस उम्र में, आपको पता नहीं है कि आप कौन है, आपको कुछ बनना है, और उस जद्दोजहद में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, समझ में नहीं आता है सही गलत में डिफरेंस क्या है। फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत मैटर करती है। एक मूवी आई थी मेरे ख्याल से 2010-2011 में थी, वी नीड टू टॉक अबाउट केविन। इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ से कैसे डिस्कनेक्टेड है राइट फ्रॉम द बर्थ। अच्छा। माँ की IQ बहुत ज़्यादा थी, उन्हें उस समय चाइल्ड नहीं चाहिए था, इसके चलते वो कनेक्ट नहीं कर पाई और बच्चे ने ये सेंस किया है। और उस रिश्ते को वो बच्चा अपने फादर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, उनके साथ खुश रहता है, और वो कैसे कैसे एस्केलेट होता गया, मदर के साथ बिहेवियर पैटर्न कैसे चेंज हुआ, वो अग्रेशन में कैसे चेंज हुआ, बहुत खूबसूरती से समझाया है। चौथा जो फैक्टर रहता है वो हमारा इंस्टीट्यूशनल रहता है। हम सब फोकस्ड हमारा रहता है कि ये 12th तक बच्चा पढ़ ले और उसके बाद ये एंट्रेंस क्रैक करे, वो करे, लेकिन कहीं भी एम्पैथी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इस पर रैट रेस चल रही है। हाँ, उस पे कुछ है ही नहीं। मतलब आप किस बड़े से बड़े स्कूल में देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्कूल में वीकली भी कोई क्लास होती होगी जहाँ बच्चों को समझाया जा रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉर्मल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज इमोशंस, कि भाई अभी तुम नाराज़ हो, अभी तुम खुश हो, नाम ही नहीं पता है तो पता कैसे चलेगा मैं किस फीलिंग से गुजर रहा हूँ। अनहर्ड फील करते हैं बच्चे क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ जाके बोले। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो अगेन डिजिटल, जो सब जानते हैं, ठीक है, तो अब डिवाइसेस इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत कम उम्र में हम लोग दे देते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए भी दे देते हैं। सही बात है। और बच्चों को कि भाई उसका बच्चा देख रहा है, हमारा नहीं देख रहा, हमारा पीछे रह जाएगा, ये सोचकर तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन वहाँ आप देखें तो वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म पे गालियाँ या अग्रेशन या मारपीट, ये सब बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है। बहुत सारे तो रील्स मैंने खुद भी देखे हैं जहाँ हाउ टू बी अ मैन। अच्छा। Yes, how to be a man. Now, how can you be a man? You need to show your aggression, you have to be judgmental, you have to be strong, and strength का definition ही ये है कि आप ज़ोर से बात करो। आप अगर कोई आपसे 2 चीज़ें बोल रहा है तो आप उसे 3 चीज़ें सुना दो। अब आप जिस उम्र में जिस बच्चे को वो दिखा रहे हो, बच्चा उसे डेसिफर नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप बोल रहे हो कि आप अपने डिसीजन को लेके स्टर्न रहो, तो वो जिद बद में बदल जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। तो एक बात बताइए, जितने आपने फैक्टर्स बताए उसमें सिर्फ एक डिजिटल ही ऐसा है जो हमारी पीढ़ी का नहीं था। अब ये जो हम बागपत का केस सुन रहे हैं कि भाई मौलाना है, पढ़ा रहे हैं, कभी डांट दिया कभी मार दिया। हमारी तो पीढ़ी है, हम लोग स्कूल में पहले तो, अब तो इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई आप बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। हम लोगों की पीढ़ियाँ तो सब पिट के हम लोग बड़े हुए हैं। तो अब सिर्फ एक फैक्टर जो है आप कह रही हैं कि डिजिटल, वो अब अलग है। हाँ, तो वो इतना बड़ा फैक्टर है कि वो बच्चों से इतने अपराध करा रहा है। नहीं, सिर्फ वो फैक्टर नहीं है। अच्छा ठीक है, 2 टर्म्स होते हैं अगर इमोशंस में देखें, एक होता है एंगर, एक होता है रेज। ठीक है, एंगर और रेज में बहुत बेसिक फाइन लाइन डिफरेंस है। एंगर जो है वो आपका सेकेंडरी इमोशन है, ठीक है, और सेकेंडरी इमोशन मतलब कि आप अगर दुखी है, मान लीजिए आप किसी जैम में फंस गई, घर पहुंची और आपको उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो निकलेगा, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, सब फैला के रखा हुआ है। दैट इज जनरल एंगर विच इज योर सेकेंडरी इमोशन। रियल इमोशन इज समथिंग एल्स। रेज जो होता है वो होता है प्रिमिटिव डिफेंस। अब जब रेज की बात करें, वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी है, आप उस लेवल पर है जहां आप सही और गलत में अगेन फिल्टर नहीं कर सकते हैं।
वो रिजल्ट करता, एक हाइपोथेसिस थी मेरे ख्याल से, बहुत पुरानी बात है, 1940s या लेट 30s का होगा, तो 1939-40 में ये हुआ था, एंड इट वाज फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस था, जिसके हिसाब से आपका रेज कब होता है या आपका अग्रेशन कब कॉज करता है, या तो किसी इंसान के गोल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ठीक है, या आपके इमोशंस अनमेट रहते हैं। यही दो रीजंस उन लोगों ने उस समय डिसाइफर किया था। तो आप अगर ये सारे केसेस, मैं सुन रही थी जब आप पढ़ रहे थे अपने न्यूज़ को, तो आप जब अगर सारे केसेस देखिए तो हर बच्चा जिसने क्राइम कमिट किया है वो एक पर्टिकुलर गोल लेकर चल रहा है। जैसे मुझे गेम खेलना है, या अभी बागपत वाले केस में मैं बस गेस कर सकती हूँ कि वो जो बच्चे थे उनका था कि हमारी आइडेंटिटी, हमें डांट पड़ रही है, हमारा इंप्रेशन खराब हो रहा है। सेकेंडरी था उनके इमोशंस अनमेट थे, कोई भी उस इमोशन को एक कॉग्निटिव मोल्ड नहीं दे पा रहा था, कोई उनसे तरीके से बात नहीं कर पा रहा था कि भाई ये कमियां हैं। हर रोज़ जा रहे हो, हर रोज़ आपको डांट पड़ रही है, हर रोज़ आप शर्मिंदा हो रहे हो, हर रोज़ आपको पढ़ाई के लिए टोका जा रहा है या पिटाई भी पड़ रही है। सुनने में लगता है कितनी छोटी सी बात मैं है। वही कह रही हूँ, तो पहले भी होता था हमेशा से। अच्छा, पहले होता था तो टीचर्स पीठ सहलाते भी थे। आपको पता था कि अगर नंबर कम आए तो मम्मी से डांट पड़ेगी, सर से भी डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इक्वली कंसर्न्ड है। आज ये फीलिंग गायब हो गई है, क्योंकि घर में भी वो इमोशनली अनमेट है, सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस उम्र में एक और रिक्वायरमेंट होती है वैलिडेशन की, कि अच्छा तुम गुस्सा हो, अच्छा ये हुआ था, ये होता, हाँ नहीं तुम सही बोल रहे हो, उसके बाद आप लॉजिक दीजिए, पहले सुन लीजिए। हम लोग सुनना छोड़ चुके हैं, हम लॉजिक दे देते हैं। अरे यार सर बोल रहे, सही बोल रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो? अब मैं घुसूं तुम्हारी पढ़ाई में? उन्हें ज़्यादा पता है। तो बच्चा हर रोज़ पिट रहा है, अपने पीयर में शर्मिंदा हो रहा है, उसे अपने आप को प्रूव करना है, आई एम राइट, उसे जस्टिस चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये सारे मापदंड के साथ आई एम श्योर ये और भी कुछ रीजंस होंगे इस एक्शन के, लेकिन आई बिलीव आप जैसे बच्चों के साथ बहुत काउंसलिंग करती हैं, बहुत सारे मामले, अगर आप मतलब ऑब्वियसली बिना नाम लिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें जहां आपको ऐसा लगा कि ठीक है अभी ऐसे मर्डर और रेप जैसी घटना नहीं, लेकिन डर लगा कि इस बच्चे का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि किसी को हार्म कर सकता है, खुद को हार्म कर सकता है या सकती है। पिछले एक हफ्ते में 3 बच्चों ने मुझे बोला कि मेरी मम्मी मेस्ड अप है, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो अपने इमोशंस ही संभाल लें, ठीक है। और जब मैं अडल्ट्स के साथ भी सेशंस लेती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि दे आर कैरिंग देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा आके अपनी गलती बताता है या कुछ भी शेयर करता है, हम अपने इमोशंस लाउडर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मेरा बच्चा मेरे सामने रोते हुए आया, उसे चोट लग गई, मैं सामने से उसे डांट लगा रही हूँ, क्या है तुम ध्यान से नहीं करते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, खेलने कहाँ गए थे, मना किया है वहाँ जाने को फिर भी जा रहे हो, ठीक है। मैं दूसरा इमोशन उसके ऊपर थोप रही हूँ। अब बच्चे का जो प्राइमरी इमोशन था दैट ही वाज हर्ट, ठीक है, वो इमोशन तो कहीं दब गया। अब उसका फोकस क्या है, मम्मी के इमोशन को रेगुलेट करो, तो उसमें हिज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स आर अनमेट। वो ट्रॉमा की तरह वो ट्रॉमा की तरह बढ़ता जाएगा। और कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, अक्सर आती हैं, अक्सर। अब ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इकट्ठा हो रही है ना, वेंट आउट नहीं हो रहा है, कोई चैनल नहीं है। क्या होना चाहिए, मुझे एक बात बताइए, जैसे अब हम एक एक केस की तो नहीं बात कर सकते कि बागपत में क्या होना चाहिए था, या जिस भाई को लगा कि छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसने मार दिया, क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो पीढ़ी है, अब तो ये तो जेन जी की भी बाद वाली पीढ़ियाँ हैं, हाँ, अल्फा या क्या है, कैसे इनका गुस्सा कैसे संभाला जाए, जेन जी का भी सुनना शुरू करें। जब मैंने आपसे कहा कि फैमिली या पेरेंटिंग स्टाइल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत बार होता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स लाउड हो जाती हैं। आपने बोला पहले नहीं होता था, आज होता है, पहले भी होता था, लेकिन पहले कहाँ होता था, जहाँ पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते थे। ज़्यादातर अगर आप देखिएगा ये केसेस ना वैसे घरों से सुनने को मिलता था जहाँ फीमेल्स भी पहले के ज़माने में बाहर निकल जाती थी घर से, और बच्चे दे वर लेफ्ट ऑन देयर ओन, ठीक है। तो बच्चों को सुनने वाला कोई नहीं होता था, वहाँ उनका अग्रेशन जो था
वो ऐसे ही रैंडम कभी वोल्केनो की तरफ बर्स्ट होता था और इधर उधर फटता था। अब आज के डेट में क्या हो रहा है, हम सब घर से निकल जा रहे हैं, जो भी टाइम हमें मिल रहा है उसमें हमें लग रहा है हम अपने बच्चे को सारी चीज़ें सिखा लें। ठीक है, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा ऑलरेडी कुछ सीख कर आ रहा है, हमें उसे भी चैनलाइज करना है। ठीक है, कोई आउटलेट नहीं है बच्चों के पास कि वो हाँ, तो इस एक्सट्रीम तक चले जा रहे हैं। तो वही ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ इकट्ठा करके रखिएगा वो, एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिव तो एक्सट्रीम गंदा ही होगा। तो आज अगर आप हमें समाज के तौर पर भी, स्कूल्स, पेरेंट्स, सबको इस एंगर, मतलब ये ऐसा ना बढ़े, ये जुवेनाइल क्राइम्स इतने ना बढ़े, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके लिए अगर आप हम सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले बच्चों में ये आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए साइंस बहुत लाउड होते हैं, दिखते हैं, उसे नज़रअंदाज मत करिए। जब नज़र आने लगें और आपसे नहीं संभल रहे हैं तो प्लीज़ थेरेपी का हेल्प लें, काउंसलर्स को कांटेक्ट करें, स्कूल में इन्फॉर्म करें। हर स्कूल, आज हर बड़े स्कूल में एक काउंसलर बैठता है, बड़े क्या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह। आपसे कहना मैं थी, लेकिन हाँ। जब बागपत जैसे छोटे शहरों में कहीं ये घटनाएं हो रही हैं या थोड़ा नीचे के उसमें हो रहा है, तो कहाँ से काउंसलर्स आए? हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इतने? हैं हमारे पास ऋचा जी, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, बस हमारे लिए आज की डेट में भी वो टैबू है। हमें नहीं जाना है, वो क्या कर लेंगे, अरे तुम्हें किस बात का गुस्सा है, ये क्या है जो मैनेज नहीं कर सकते हो, ऐसी क्या परेशानी हो गई, आओ हमारे साथ बैठो। अब बच्चा बैठेगा, सुनाने की जगह आप सुना दोगे, बच्चे को सुनाने का मौका मिलता नहीं है, आप सुनाते जाओगे तो उसका तो वहीं दबा रह गया और फिर वो फटेगा। बच्चों को सुनना शुरू करें, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कम करें। जब लगे कि अग्रेशन बढ़ता जा रहा है या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे तो प्लीज़ सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले उन पर ध्यान दें। अगर आपके पास कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको सुनें, आप सुने, टीचर्स की हेल्प लें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा रोज़ मार खा रहा है, उसमें उसे पढ़ाई के लिए विरक्ति आ रही, मान लो अग्रेशन नहीं आ रहा है, तब भी आपको स्कूल में जाके कांटेक्ट करना होगा ना कि कुछ कमियां हैं भाई, आप मेरे बच्चे को दूसरे तरीके से हैंडल करिए। सोशल मीडिया पर कितनी अनुमति होनी चाहिए बच्चों को रहने की? सब जो वीडियोस देख रहे हैं बच्चे आजकल यूट्यूब पर सब जगह, अच्छा, बहुत सारे चैनल्स, सोशल मीडिया तो अब तो ऐसे ही बहुत आम हो चुका है। बहुत सारे चैनल्स भी जो हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ या बहुत सारे OTT चैनल्स हैं। अब उनमें क्या होता है, सबको ये जानकारी नहीं है कि आप अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, आप प्लीज़ ये सब की जागरूकता फैलाएं और लोगों को जब समझ में आ जाए कि नहीं, बच्चों का एक अलग अकाउंट बना के रख दो, अडल्ट अकाउंट पासवर्ड रिलेटेड रहेगा, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट अपने आप फिल्टर हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से ब्लेम भी नहीं कर सकते, हम खुद दिखा रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आपको डिवाइसेस को लिमिटेड टाइमलाइन में देना ही होगा। इट कैन नॉट बी लाइक कि एकदम ना दें, एंड इट शुडेंट बी लाइक कि पूरे दिन बच्चों के पास है और कोई उसके ऊपर गवर्नेंस नहीं है, तो वो भी आपको टाइमलाइन करना होगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है, 10 साल पहले अगर आप कुछ बच्चों से मिलती थी, बच्चों से, और आज मिलती हैं, उसमें आपको एंगर इश्यूज कितना बढ़ा हुआ दिखता है और कितना प्रोपोर्शन में है? 70% बढ़ा हुआ है। 70% बढ़ गया है? 70% बढ़ गया है, क्योंकि पहले था, अगेन अब का जो एंगर, इट इज़ मोर रेज, मतलब वायलेंस के तरफ जा रहा है। इट इज़ मोर वायलेंट। मेरे पास एक केस आया था और उसमें ये था कि वो बच्चा, ऐसे ही कोई बच्चे बस में जैसे बुली नहीं करते, लोग उसे बुली कर रहे थे, एंड दिस चाइल्ड कुड नॉट कंट्रोल। वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने हाथापाई कर ली बच्चों से। स्कूल से काउंसलर्स को बुलाया, मतलब बच्चे को स्कूल काउंसलर के पास भेजा गया, पेरेंट्स परेशान थे, स्कूल से वार्निंग आ रही थी, लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो हर रोज़ बुली हो रहा था और किसी से कह नहीं पा रहा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और अगर एक्सप्रेस करता था तो उसे सुनने को मिलता था, यार ये तो आम चीज़ें हैं, तुम्हारे यहाँ इतना हो रहा है। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे, हमारी तो ज़बरदस्त रैगिंग हुई थी, हम भी मारपीट करने लगते। आप सुनिए, आपका शायद उसे हैंडल करने का तरीका अलग था, आप बर्दाश्त कर सकते थे, आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो मतलब एक तो हम अपने पुराने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आज के बच्चों पर ना ला दें, प्लीज़। इनकी शायद सोच समझ हर चीज़ बहुत अलग है, सिचुएशंस पर रिएक्ट करने का तरीका इनका बहुत अलग है। सोशल मीडिया
पर ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको उस पर ध्यान देना हम पेरेंट्स के लिए और बहुत आप ज़रूरी शुरू है। से ही उस पे गाइडेंस मतलब अपना दे सकते हैं। ये नहीं कि अब आपका बच्चा 12th में है तब आप बोल रहे हैं कि अब तुम फ़ोन नहीं यूज़ करोगे। जब आपने फ़ोन थमाया तब आप रूल्स बनाओ। अब आजकल तो सेकंड थर्ड में मैं देख रही हूँ बच्चों के हाथ में फ़ोन है, पेरेंट्स वर्किंग है, मजबूरी है उनकी देना खाना बहुत खिलाने बार। के लिए भी फ़ोन देख रहा है बच्चा, तो उस पर मुझे लगता है हम सबको ध्यान देने की बहुत देना ज़रूरत है। आप खुद देकर फिर छीनोगे तो ऑब्वियसली वो अग्रेशन ही और जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि घर में बच्चे में गुस्सा दिख रहा है कि जैसे उसने अचानक डांट पड़ी और कुछ उठा के फेंक दिया, तो पहला काम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या टीचर्स को? अगर आपका बच्चा आपके साथ नाराज़ है या गुस्से में बात कर रहा है या गुस्से में कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसका जवाब गुस्से में ना दें। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि अगर हमें भी बचपन से सिखाया गया है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि सामने वाला अगर गुस्से में है तो आप शांत रहो। अगर आपका बच्चा गुस्से में है तो आप शांत रहिए, उसके बाद अब भले उसे समझाइए। और ज्ञान वर्षा तो तुरंत ना ही करें, सुन ले, उसे एक्सप्रेस कर लेने दें, फिर समझाएं। चलिए, थैंक यू प्रियंवदा जी। उम्मीद करूंगी बहुत सारे पेरेंट्स आपकी इन बातों को समझेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ है, कोई आपका बच्चा भी आपको ऐसा लगता है कि देखिए, हम जो हमेशा कहते हैं कि जो क्राइम की एक्सट्रीम होता है कि हमने हत्या या बलात्कार ऐसी घटनाएं सुनी, एक्चुअली बलात्कार पर भी मैं आपसे पूछूं, बहुत जुवेनाइल्स आजकल रेप केसेस, तो ये तो सोशल मीडिया या ये जो कंटेंट देख रहे हैं उसका असर ये आपको तो दिख रहा है? जो हम दिखा रहे हैं वो वही नजर आ रहा है उन्हें, उसका तो वो बात घूम फिर के अनफिल्टर्ड कंटेंट या बात घूम फिर कर वही आती है कि नज़र रखिए, मॉनिटर कीजिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर उसमें गुस्से के बहुत ज़्यादा साइंस या कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर के साइंस दिखते हैं, उसको इग्नोर ना करें। बार बार ये नहीं कि ठीक हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, या तो खुद उसको बैठकर सुने। अगर आपको लगता है कि आपका समय नहीं है या आप वो करने के लायक नहीं है, तो फिर ट्रेंड थेरेपिस्ट या एक्सपर्ट्स के पास ले प्रायोरिटाइज जाएं। करिए, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ परेशानी है। बिल्कुल, ये परेशानी है, इसीलिए आज हमने आपको कुछ जो कहानियाँ बताई, ये सिर्फ कुछ ही हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जैसा मैंने उसमें पढ़ा भी कि दिल्ली पुलिस का डेटा ये कहता है कि बहुत सारे माइनर क्राइम्स में आजकल शामिल हो रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है, सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज स्कूल, कि हम सब मिलकर, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इस क्या बोले, इस परेशानी बहुत बड़ा संकट हो सकता है आगे आने वाले समय में, इसको रोकने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।